नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल, यानी सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो आज हम जानेंगे जो सेलों का समांतर क्रम संयोजन जो होता है वो कैसे करते हैं, और इससे संबंधित और कुछ बातों को हम जानेंगे। तो हम बता रहे हैं आपको जो सेलों का जो समांतर क्रम संयोजन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं। तो सेलों का समांतर क्रम जब संयोजन करते हैं तो उसमें हम इस प्रकार से संयोजन करते हैं, जो सभी पॉजिटिव टर्मिनल सेल, जितने भी सेल का हम समांतर क्रम अगर संयोजन कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो सभी सेलों का पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो एक साथ कनेक्ट करेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा सेल का उसे हम एक साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो ये सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे हमने 3 सेल को लिया, 3 सेल को पैरेलल में हमने यहाँ पे जोड़ा, जैसे C1, C2, C3। इन तीनों सेल को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन किए हैं, और इसका जो EMF जो है, अलग अलग सेलों का जो EMF जो है वो हम E मान लेते हैं, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सभी सेल का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका R, इसका R। और इस संयोजन में, यानी इस कॉम्बिनेशन में 3 सेल तो हम लिए। अब इन तीनों सेल को पैरेलल में कनेक्ट करके और इसके एक श्रेणी क्रम में, सीरीज में एक हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगा दिए हैं। तो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं सेल का, तो इसका इफेक्टिव EMF जो होता है, जो इसका EMF होगा, मतलब इस सर्किट का जो EMF होगा वो एक सेल का जो EMF होगा उसके बराबर होगा। जो एक सेल का EMF जो होगा वही उसका इफेक्टिव EMF होगा। तो एक सेल का EMF E है, सभी का इक्वल है, तो इसका इफेक्टिव EMF जो होगा ए इफेक्टिव इक्वल टू E हो जाएगा। चाहे हम कितने भी सेल क्यों ना लगा दें, नंबर ऑफ सेल अगर हम लगाते हैं तो भी उसका EMF, एक सेल का जो EMF होगा उतना ही होगा। तो ये मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इसका इस सर्किट का इफेक्टिव EMF आ गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो R जो है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब रेजिस्टेंस का होता है तो इसका तीनों सेल का रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। अगर नंबर ऑफ सेल होंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन को हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस n तक जाएगा। 1/R कहां तक? n तक जाएगा। अब हम यहां पे 1/R EF इक्वल टू हो जाएगा n/R। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो n/R हो गया। तो हमारे पास अभी भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो नहीं मिला है। इसको आप यहां से क्रॉस कर दे रहे हैं तो हमारे पास डायरेक्टली इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो R/N आ गया। अब हमारे पास इस सर्किट का दूसरा इक्वेशन हमें मिल गया, जो इसका सेल का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। लेकिन हम एक चीज और देख रहे हैं, जो इस कॉम्बिनेशन में, इस सर्किट में एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यहाँ पे जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसके साथ अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें चाहिए इस सर्किट का। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब हम मान लेते
टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो हम देख लेते हैं, जो इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और उसको इफेक्टिव के साथ कर दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा R/N और प्लस R। तो हमारे पास टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल गए, इस सर्किट का टोटल EMF, इसका इफेक्टिव EMF निकल गया। अब हम मान लेते हैं जो इस सर्किट में जो फ्लो हो रहे हैं, सेलों के माध्यम से जो करंट फ्लो हो रहे हैं वो I है। तो I होगा तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है, टोटल इफेक्टिव EMF जो है E है, तो E/R/N प्लस R। हमारे पास अब ये करंट जो फ्लो हो रहे हैं वो हमारे पास इक्वेशन निकल गया। मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड है ये। अब हम जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसको हम एक बार मतलब दो केस हम करेंगे, इसमें एक बार इस रेजिस्टेंस को मैक्सिमम कर देंगे और एक बार मिनिमम कर देंगे, कंपेयर हम करेंगे। तो हम देख लेते हैं जो केस 1 में क्या होता है। केस 1 हम ले रहे हैं केस फर्स्ट। इसमें हम एक बार करंट को, जैसे R जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को बहुत बड़ा कर दे रहे हैं R से, जो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे हम एक बार बहुत बड़ा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो R/N प्लस R जो होगा वो R के बराबर में हो जाएगा क्योंकि R बहुत ही बड़ा है। अब इक्वेशन थर्ड लेते हैं, ठीक ना, समीकरण थर्ड। तो समीकरण थर्ड हमारे पास है I इज इक्वल टू E बटा, और टोटल का वैल्यू हम यहां से माने हैं इस केस में ये R है, तो यहाँ पे R हो जाएगा। और ये जो है एक सेल के कारण जो धारा है वो है E बटा R। उसी प्रकार से हम केस 2 अगर लेते हैं, केस 2, तो इसमें केस 2 में क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट, यानी R अब बहुत ही छोटा हो जाएगा R से, तो R बटा N प्लस R इज इक्वल टू हो जाएगा R बटा N। फिर हम समीकरण वही लेके चल रहे हैं, तो करंट जो होगा I जो होगा I इज इक्वल टू A बटा R/N। यहां से फाइनली करंट जो होंगे इस सर्किट का इस सिचुएशन में, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा NA बटा R। यानी इस सिचुएशन में ये यहां से इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है हमें, जो E बटा R जो सेल के कारण जो धारा जो है वो, और N जो है नंबर ऑफ सेल यानी सेलों की संख्या को ये इंडिकेट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में सेलों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, और इस सिचुएशन में सेलों की संख्या पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक जो सेल में जो धारा है करंट है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये था सेलों का समांतर क्रम संयोजन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।